गुड मॉर्निंग। मैं वर्षा ठाकुर, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, भरतपुर, राजस्थान। भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं हम। पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने दूसरा चैप्टर है आपका उदारवादी राष्ट्रवाद, इसको समझने का प्रयास किया। आज हम पढ़ते हैं उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा और उनकी कार्य पद्धति। ये सामने पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट को या बिंदुओं को हम विश्लेषण करेंगे इनका। तो उदार राष्ट्रवादियों की क्या विचारधारा थी, उनकी क्या कार्य पद्धति थी। पहला पॉइंट जैसे है ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा पहली वीडियो में, कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस जो थी, इसका जो संचालन था वो उच्च कोटि के राष्ट्रवादी जो नेता थे या देशभक्त थे वो कर रहे थे। देशभक्ति उनमें पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश राज के भी बहुत बड़े प्रशंसक थे। और ब्रिटिश राज का प्रशंसक होने का मतलब है राजभक्ति की भावना भी उनमें कूट कूट के भरी थी। राजभक्ति यानी सरकार के प्रति भक्ति। तो देशभक्ति थी, लेकिन देशभक्ति से कहीं ऊपर राजभक्ति भी उनमें थी। ब्रिटिश राज के उपकारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था और वो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति भी रखते थे। दूसरा है अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादियों को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। वो ये विश्वास करते थे कि अंग्रेज़ स्वभाव से ही न्यायप्रिय होते हैं और अंग्रेज़ों के अंतर्गत ही भारतीय अपना विकास कर सकते हैं। अंग्रेज़ों से बढ़कर सच्चरित्र और सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती है। ये लाइन रहमतुल्लाह सयानी ने कही थी कि अंग्रेज़ों से बढ़कर सच्चरित्र और सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती। इतना विश्वास था उदारवादियों को अंग्रेज़ों के प्रति। तीसरा है ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। उदारवादी जो नेता थे उनका विचार था, उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, संचार व्यवस्था, यातायात, स्थानीय स्वायत्त शासन आदि के रूप में भारत को एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है और केवल ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही अपने देश के अंदर की जो अशांति है या जो बाह्य आक्रमण है उससे भारत की रक्षा हो सकती है। ये उदारवादियों की धारणा थी अंग्रेज़ों के प्रति कि अंग्रेज़ों के माध्यम से भारत प्रगतिशीलता की ओर आगे बढ़ रहा है। अगला है क्रमिक सुधार में विश्वास। क्रमिक का मतलब होता है धीरे धीरे, शनै शनै। तो उदारवादी थे, उनकी धारणा थी कि क्रांतिकारी तरीके से कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही आवश्यक सुधारों के माध्यम से, चाहे वो विधायी परिषद हों, चाहे वो सेवाएं हों, चाहे स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हैं, चाहे रक्षा सेवाएं हैं, इनमें धीरे धीरे अंग्रेज़ों के द्वारा ही धीरे धीरे इनमें सुधार किया जा सकता है। उदारवादियों का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति था। वो देश में सुधार करना चाहते थे, सिस्टम में सुधार करना चाहते थे उदारवादी, लेकिन इन वैधानिक सुधारों का उनका जो अंतिम लक्ष्य था वो भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे। उदारवादियों की कार्य पद्धति, अगला पॉइंट, उनके कार्य करने का तरीका कैसा था। वो संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते थे, उग्रवादी या संघर्ष के खिलाफ थे और प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल आदि के माध्यम से अपनी मांगों को अंग्रेज़ों के समक्ष रखते थे। और इस प्रकार उदारवादी बहुत ही संयमित तरीके से या सुधारवादी तरीक़ों से, शांतिपूर्ण तरीक़ों से अपनी मांगों की पूर्ति करना चाहते थे। अब हम पढ़ेंगे उदारवादियों का मूल्यांकन। उदारवादियों का मूल्यांकन जैसे कि उनके जो साधन थे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल, इनके माध्यम से वो अंग्रेज़ों के सामने अपनी मांगें रखते थे। तो इनका अंग्रेज़ों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था। आलोचक कहते थे कि ये तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, कि हम ऐसा लगता है कि उदारवादी अंग्रेज़ों से क्या मांग रहे हैं,
भीख मांग रहे हैं। दूसरा था कि जैसे देशभक्ति कम, राजभक्ति अधिक, यानी कि देश के प्रति भावना कम लगती है और अंग्रेज़ों के प्रति इनमें न्याय की या अंग्रेज़ों के प्रति कर्तव्य परायणता की भावना ज़्यादा दिखाई देती है। अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में इनको जो विश्वास था, आलोचक कहते हैं, वो आधारहीन है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों के कल्याण के लिए या भारतीयों के हित में कुछ भी कार्य नहीं किया है। और उदारवादी जो नेता हैं वो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो उनका भारतीय जनता से या भारतीयों की समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार इनके उदारवादियों की आलोचनाएं की जाती हैं। लेकिन इसके महत्व के रूप में हम कह सकते हैं कि भले ही इनकी कितनी भी आलोचना क्यों ना की जाए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय जो देश में जो परिस्थिति थी और उन परिस्थितियों में उन्होंने जो भी मार्ग अपनाया वो व्यवहारिक था। भारतीय जनता में अपनी गहरी जड़ें जमा लेने के पहले ही यदि उनके द्वारा ब्रिटिश राज के अंत या भारतीय स्वतंत्रता के बात कहना प्रारंभ कर दी जाती तो ये शायद बचकाना बात होती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी, ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट किया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक गति प्रदान की, एक शुरुआत हुई यहाँ से, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की, एक संगठन प्रदान किया, एक मंच प्रदान किया, जिससे कि अपनी मांगों को अंग्रेज़ों के सम्मुख रखा जा सके। और इसका जो सबसे बड़ा जो परिणाम या कह सकते हैं लाभ जो उदारवादियों के माध्यम से मिला राष्ट्रीय आंदोलन को, वो ये था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। यद्यपि यह भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका, लेकिन फिर भी देश के कानूनी विकास या वैधानिक विकास की दिशा में एक निश्चित रूप से ये प्रगतिशील चरण था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदार राष्ट्रवादी आंदोलन अपनी समस्त कमियों के बावजूद भारत में राष्ट्रीय जागृति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा था। अब आपका जो सेकंड चैप्टर है उदारवादी राष्ट्रवादी समाप्त हुआ। अब आपका अगला चैप्टर है उग्रवादी राष्ट्रवाद। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।